एक तो ये बना लोगे यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH3। क्या यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो गया है क्या आफ्टर क्लोरीनेशन? ये रहा, दिस इज कायरल कार्बन, है ना? तो यहाँ पे दो बनेंगे। अच्छा ओके सॉरी, एक ही बनेगा, दो ग्रुप सेम, ठीक है। और बनाओ, और कौन सा बनेगा? एक बार इसको हटा दीजिए। अब भी नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, बोलो। यस मैम। ओके, और बनाइए, और कौन से को बनाओगे? एक इसको बना दो, ये वाला H रिप्लेस करा दो। ये हटा दू ना ऑप्टिकली एल्कीन, तो ये तो तुम्हें मालूम पड़ ही गया है। यस मैम। बन रहा है क्या? उस वाले CH के बॉन्ड को ब्रेक करवाइए और देखिए कितने कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं। मैम दो हो रहे हैं, ओके। दो कौन से हो रहे हैं? एक ही हो रहा है। एक तो जिस पर अटैच करा है वो वाला, और एक उसके ऊपर वाला। ये कायरल कार्बन कहाँ है? दो हाइड्रोजन नहीं लगे हुए इस पे? मैम दो हाइड्रोजन किससे आएंगे? एक CH3 वाला ग्रुप आएगा ना। एक सेकंड, अरे मैं क्या कहूँ, एक सेकंड, CHCl CH3, राइट, ये किया ना हमने। हाँ, तो एक तो ये हो गया कायरल कार्बन, बिल्कुल ठीक है, और एक ये हो गया। तो इसके नाम के कितने बनेंगे अपने? चार, चार बनेंगे ना, 2 की पावर n। यस मैम। तो अपने टोटल 6 तो बन गए। अब और कौन सा हटाओगे? लास्ट वाला। कौन से वाला? ये वाला? यस मैम। हटाओ, कितने बन रहे हैं? एक। एक बन रहा है CH। इस तरीके से आपको सोचना है, गलती होने के चांसेस डेफिनेटली हैं, बट आराम से करोगे मैम दो बन जाएंगे ना? तो हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? लास्ट वाले के दो बन जाएंगे ना? लास्ट वाले के दो कैसे बनेंगे? मैम जो बीच वाला कार्बन है वो कायरल हो गया। ये वाला? हाँ, और बस। अच्छा अच्छा, ये बोलो। हाँ, एक कायरल कार्बन दो बन जाएंगे, तो टोटल कितने बन गए? 6 7 8। तो आंसर कितना आना था इसका? 8 आना। यस। क्लियर है? तो इस तरीके से पेशेंस से आपको करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में फिर वही होगा जो मैंने किया था, CH2Cl लगा के। ठीक है, तो आराम से करना है। अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बताओ। अगर आपको लग रहा है कि मैम कोई और H को हम वो हटा देंगे, बताओ, ठीक है। यस मैम। देखो, या तो आप इधर सुनो, यहाँ पे भी कार्बन के साथ CH2 CH3 नीचे भी है, तो आप बेशक ये वाला H या ये वाला हटाओ, या ये वाला हटाओ, या ये वाला हटाओ, सेम ही बनने वाला है ना? ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? तो टोटल आपके 8 स्टीरियो आइसोमर इसमें बने। ठीक है। और क्वेश्चन मेरे को भेजा है मुस्कान ने, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो बेटा इसमें मैं हिंट दे दे रही हूँ तुम्हें, इसमें आपका टर्शरी ब्यूटेनॉल है। ध्यान से सुनना, टर्शरी ब्यूटेनॉल आपका वीक बेस है, नॉट बल्कि बेस है बट वीक बेस है। टर्शरी ब्यूटोक्साइड इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। गेटिंग माय पॉइंट? यस। दिस इज योर वीक बेस, और हीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका इवन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे इवन एलिमिनेशन होगा। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे एंड चेक करेंगे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि वही मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिख रही है। ठीक है। हाँ, अगर टर्शरी ब्यूटोक्साइड होता देन तुम्हारा आंसर जो आता वो ए आता, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो थे मुस्कान के क्वेश्चन। और किसी ने भेजे हैं मेरे को? यस मैम, मैंने सेंड किया था। मुस्कान तुम्हारा ही था क्या? यस मैम, ऊपर था वो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, इसमें तनिष्का का सेकंड हो गया है। ओके, फर्स्ट वाला और ये वाला लास्ट वाला। ओके तनिष्का, ये मैं क्लास के बाद में लूंगी मेरा बेटा, ठीक है?
एंड सेम मुस्कान, तुमने भी तनिष्का वाला ही क्वेश्चन पूछा है मेरे से एक, और दूसरा वाला रिंग एक्सपेंशन कराओ ना, एक्सपेंशन नहीं कराई तुमने? मुस्कान को बोल रही हूँ मैं, जो विदाउट मुस्कान कुमारी नहीं, दूसरी मुस्कान, एक्सपेंशन कराओ ना, रिंग एक्सपेंशन कराओ उसमें। और जो लास्ट वाला तुमने पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जो SN2 होता है आपका, वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जबकि SN1 नहीं करता। तो आप इसको चेक कर लो कि कौन सा होगा। तो शायद बताया भी हुआ है आप लोगों को किसी ने ग्रुप में। ठीक है ना, तो ये वाला ठीक तो है। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1 पे, क्योंकि 1 वाले में बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना मेरा बेटा, तो वो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कोई उस पे। ये तो वो वाली बात हो गई जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ, वो ध्यान से नहीं लिखते हो आप लोग। ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो मुझे बताने हैं, तो मैं वो क्लास के बाद में बताती हूँ। ठीक है जी, ओके मैम। चलिए। मैम एक और था मुस्कान, जो बड़ा सा क्वेश्चन है, कौन से वाला मेरे बेटा, कौन से मैम वो वाला? क्वेश्चन नंबर 2 है। एक सेकंड कौन सा है? हाँ वो वाला, मैं सेम तनिष्का ने भी पूछा है ना, बोतल वाला, तो मैं वो साथ में ही बता दूंगी क्लास के बाद। और मुस्कान, ओके तुम मैम। तो मुझे 3 क्वेश्चन बताने हैं, विल डिस्कस आफ्टर द क्लास। ठीक है, चलिए करें फिर स्टार्ट। चलो, यस मैम। तो यस करने मैम। क्या वाले हैं, बेसिकली आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा पार्ट जो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। ये आपका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको वो वाले डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी जो आप 11th में पढ़ते हो, बट हाँ जितना आप लोगों के लिए जरूरी है वो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल सकते हो। देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना सिर्फ नाम होता है, आपको रटना नहीं है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैम ने ये करवाया था। आपको रिएक्शंस देखनी है कि मैम ने किस तरीके से क्या क्या चीजें करवाई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्रोम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और आज की रिएक्शन का नाम क्या होगा तुम्हारा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, अब इसका मतलब होता क्या है, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे बेंजीन है, इसका मैं एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा रही हूँ। अब क्या आएगा रिएक्शन में, कोई इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आएंगे। याद करो कल मैंने तुम्हें कराया था एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहा था, याद करो, है ना। यस वहां मैम। पे क्या होगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो यहाँ पे जितने भी मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली तुम्हें रिएक्शंस करवाने वाली हूँ, वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, H को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अगर आपको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में किसी को समझाना है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। बट क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना। आज हम रिएक्शंस भी सीखेंगे, क्लोरीनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये वही चीजें जो तुम्हें मैं ऑलरेडी 11th में पढ़ा चुकी हूँ या तुम पढ़ चुके हो किसी टीचर से, वही चीजें मैं दोबारा रिपीट करूंगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लिखो यहाँ पे स्टेप 1। सारे बच्चे डालेंगे यहाँ पे स्टेप 1। MOP की फुल फॉर्म, अरे बाबा हाँ मुझे बताना था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दक्ष मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा प्लीज आप लोग एक्टिव रहिए क्लास में, अगर आप लोग नहीं रहेंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव। शिवानी, सना, चगुन, है ना, प्लीज। अभिषेक तो रहता ही है। ठीक है, तो थम्स अप से नहीं काम चलेगा, ट्राई टू बी क्या कहते हैं, ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, एंड आस्क क्वेश्चंस, एंड इससे कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो आपका बेसिकली स्टेप 1 का क्या मतलब है, वो क्या बोल रहा है, देखो अगर मैं मान लो मेरा बेटा बेंजीन रिंग यहाँ पे ले लेती हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं। ओके, सबसे पहले मैकेनिज्म में स्टेप 1 है अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो मैंने क्या किया, इस अब कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक करा दो, यू नो पाई बॉन्ड इज लूजली बॉन्ड, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा मेरा बेटा, अब कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वहां पे तो कुछ नहीं होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बोलो यस और नो। यस मैम। अरे भाई ऐसा क्या बता दिया मैंने, है ना, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेप तुम मुझे खुद सोच के बताओ, जो स्टेप 1 है ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, वेरी गुड, दिस इज योर स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्यों है मेरा बेटा, क्योंकि पहले आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक था, अब तुमने क्या किया, उसको नॉन एरोमेटिक बना दिया, गेटिंग माय पॉइंट, यस, एरोमेटिसिटी उसकी लूज कर दी, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, बना के दिखा दूं, यस मैम ठीक है, और इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये सब आप पढ़ चुके हो 11th में, सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं क्या, बोलो यस मैम। यस मैम बोलो, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है और H होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं मेरा बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देख रहे हो ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, इसका और नाम क्या होता है, इसका और नाम होता है विलेंट इंटरमीडिएट क्या होता है, विलेंट इंटरमीडिएट, क्योंकि एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना मेरे बेटा यहाँ पे, ठीक है, हर जगह तो पाई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या यू कैन से विलेंट इंटरमीडिएट, ठीक है। वहां पे क्या बन रहा था आपका, मिशन हाइमर कॉम्प्लेक्स बन रहा था इन केस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, बोलो हाँ के ना, यस मैम। यस मैम ठीक है, तो दिस इज सिग्मा, यस मैम ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हील इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है, तो किसमें बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, मैंने आगे क्यों दिखा दिया, ताकि आपको पता चले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है मेरा बेटा, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन गिव्स द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, अपना क्या बना था, ये बना था, इसको बना लेते हैं, यही बना था, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, सेकेंड स्टेप जो होगा वो फास्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, वापस एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, रीगेन हो जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, यस मैम ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक होता है बेंजीन रिंग पे। एक थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ 11th क्लास में, 11th क्लास में आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था क्या, यस मैम। यस मैम आप लोग Yes, बोलते ma'am. थे कि एल्कीन्स का एडिशन रिएक्शन हो जाता है, बहुत सिंपल एल्कीन ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो आप इसमें Br2 डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लाइड, तो आप बोलते थे यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर मैं बेंजीन रिंग लेती हूँ और उसमें मैं Br2 डाल देती हूँ, तो क्या वहां पे एडिशन हो पाएगा क्या, क्या वहां पे आप ये बना सकते हो क्या, बेटा एक तो क्लास में आते हो ना, पढ़ने आया करो, क्लास में लीव करने आते हो तो मत आया करो प्लीज, ठीक है। क्या आप ये बना सकते हो क्या इससे, ये तो आप अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए, एरोमेटिसिटी खत्म कर दी,
तो अगर कोई आपसे कभी पूछे, ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज बढ़ा रही हूँ, ऑर्गेनिक में काम आएंगी ये चीजें आगे ना। अगर आपसे कोई पूछे क्या बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन देता है क्या, जैसे अल्कीन देता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में भी तो पाई बॉन्ड है, बट आंसर आपका क्या होगा, नो, बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्योंकि अगर तुम एडिशन कराओगे तो आप उसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर रहे हो, आप सिस्टम को स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन कि बेंजीन रिंग जो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन रिएक्शन देता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है वो मैंने तुम्हें पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया। आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन ही तो बन रहा है, दिख रहा होगा सबको, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका फास्ट स्टेप क्यों होता है, क्योंकि आप एरोमेटिसिटी रीगेन करवा देते हो। तो बेटा एक ऑर्गेनिक में एक यूनिवर्सल चीज ये है कि अगर आपका सिस्टम पहले एरोमेटिक है ना, और आप रिएक्शन कराते वक्त उसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब रिएक्शन खत्म होगी तो वो अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेके छोड़ेगा। दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्यों होना चाहती है खुद ब खुद। लाइक आप लोगों का ड्राइविंग फोर्स क्या है? आप लोगों का ड्राइविंग फोर्स है कि आपको नीट में अच्छा रैंक लाकर अच्छे डिसेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये आप लोगों का ड्राइविंग फोर्स है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है एरोमेटिसिटी पहले लूज हो गई है, फिर वो एरोमेटिसिटी रीगेन कर रहे हैं, तो इस वजह से वो रिएक्शन जा रही है आगे। दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। कोई रिएक्शन, जब ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन हो रही है ना, तो उसका ड्राइविंग फोर्स होता है कि वो क्यों होना चाहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आप लोगों के जहन मतलब पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग की अगर एरोमेटिक जो होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देके क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। चल उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं तो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, ये तो आप बहुत बार सीख गए है ना, रिएक्शन प्रोग्रेस। अब कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है मेरा बेटा? 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो ये मैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना दे रही हूँ। तो पहला स्टेप क्या था? स्लो था। दूसरा स्टेप क्या है? फास्ट है। Fast. ठीक है, तो ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है? रिएक्टेंट है मान लो बेंजीन, और जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा? आपका इंटरमीडिएट होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? यही तो बन रहा है, ठीक है। और फाइनल आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट हो, Yes. और ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। तो दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। बहुत सारे बना लिया अपन ने, अब तो आपको रट गया होगा कि ये जो है इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है? बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। सेकंड का कम क्यों है? बिकॉज सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। गेटिंग माय पॉइंट? और इसको इंटरमीडिएट को जो रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाते हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसका नाम क्या है? विलेन इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हो जाएगा? क्लियर है क्या इतना? बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, अब हम ma'am. बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम ही बताना मेरे को। सबसे पहले 2 स्टेप रिएक्शन है या नहीं है? Yes, तमन्ना, ma'am. है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिएक्शन है, वेरी गुड, 2 स्टेप रिएक्शन है। और क्या है इसमें? कौन सा क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, शाबाश। अच्छा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक में कार्बोनाइन बन रहा था, याद करो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन Yes, है, ma'am. रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Carbocation. 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 हाँ ये लिखो, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या लिख दो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप।
और नेक्स्ट स्टेप में लिख दो स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब तो आप बना लेंगे, आपने इतना कुछ पढ़ लिया अभी तक। बोलो। यस मैम। Yes. Yes, अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है मुझे बताइए। फर्स्ट ऑर्डर ही लग रही है। first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैम फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है ये स्लो स्टेप में? लाइक इनका रेट, इलेक्ट्रोफाइल भी और आपका बेंजीन रिंग भी, दोनों पे कर रहा है ना, फिर फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो जाएगी? मैम सेकंड ऑर्डर। मैम ये तो बेंजीन रिंग में ही होती है ना बस, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल ही हो गया। क्या? मैम ये तो सिर्फ बेंजीन में ही तो हो रही है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पे ही तो डिपेंड कर रही है रिएक्शन। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, ठीक है। और बताओ। ठीक है, आपको एक काम करना है, शायद मैंने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक में भी नहीं कुछ पूछा, किसी ने पूछा नहीं था। एरोमेटिक आपको मेरे को बताना है। अच्छा वहां पे तो मैंने लिख दिया था ArSN2, ठीक है, वो तो बायोमोलिकुलर है। आप यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक में सब्स्टिट्यूशन में ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, मुझे विद एक्सप्लेनेशन कल बताओगे। गेटिंग माई पॉइंट? आप बता सकते हो, क्लास के बाद भी बता सकते हो। तनिष्का का एक्सप्लेनेशन आया है, बाकी आप भी मुझे बता सकते हैं, बट ये मुझे चाहिए। वो तो मैंने शायद, वो तो उसमें ही पता चलेगा तुम्हें ArSN2 है। इसमें मुझे बताना कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इज दिस यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर, ठीक है। चलिए ये वाले आप क्या लिखेंगे, कुछ स्टेप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट इज टू स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो रेट को फास्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चलिए उसके बाद ना ये कुछ आप लोगों के लिए वो है पॉइंट्स हैं, एक बार इसको रीड आउट करो ना प्लीज मेरे लिए। ये आपके नोट्स के लिए हैं, अभी मत लिखना बेशक, आप एक बार वो कर लो, इसको रीड कर लीजिए सारे। यस यस, इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट करेगा मेरा बेटा। पढ़ना एक बार इसको, आराम से पढ़ो। क्या ये समझ में आया जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है एक बार फटाफट देख लो। ओके वो कह रहे हैं कि एरोमेटिक रिंग्स हैव स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एरोमेटिक रिंग स्टेबल होती है, फिर भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पे करा रहे हैं, ठीक है। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनता है वो बोल रहे हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रोफाइल इज ज्वाइंड टू द बेंजीन रिंग बाय अ न्यू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको हम अरेनियम आयन भी बोलते हैं, वहां पे आप मेंशन भी कर सकते हो, अरेनियम आयन बोल सकते हो, is not aromatic because the sp3 hybrid carbon atom interrupt the ring of p orbital। जो वो sp3 वाला है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है ना, इसलिए वो बोल रहा है, ठीक है। द लॉस ऑफ, अब क्या है, एरोमेटिसिटी लॉस होने की वजह से हाईली एंडोथर्मिक नेचर है फर्स्ट स्टेप का, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो कह रहे हैं कि फास्ट स्टेप है क्योंकि एरोमेटिसिटी रीगेन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन ऑन द एरोमेटिक रिंग, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया? यस मैम।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th क्लास में, बट मैंने फिर भी आप लोगों के लिए लगा दिया क्योंकि कुछ बच्चों ने हो सकता है बाय चांस नहीं भी याद रखी हो चीजें। तो बेटा अगर मान लो तुम बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा देते हो, ठीक है, अगर तुम बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा देते हो तो उससे रेट पे फर्क पड़ने वाला है, राइट। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, अगर तुम सब्सिट्यूएंट लगा दोगे ना अलग अलग तो वो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा। तो इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट, सब्सिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब वो ऐसे ग्रुप होते हैं जो इनकमिंग अगर वो लग गए बेंजीन पे, ध्यान से सुन लो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं अगर वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग गए तो वो क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पे लाएंगे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, तुम्हारी यहाँ पे क्या है, लेट्स से CH3 है, CH3 इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किस पे, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बना के दूंगी आप लोगों को क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 11th में, ठीक है, और मैं बहुत बार चिल्ला चुकी हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहांस करते हैं। तो जिसपे अगर इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल को दिख रहा है कि भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे और पैरा पे, तो वो किस पे अटैक मारेगा, ऑर्थो या पैरा पे जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो +M भी लगाते हैं और +I भी लगाते हैं, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटिंग होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं बट वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, हैलोजेंस। हैलोजेंस अपना क्या लगाते हैं मेरा बेटा, -I इफेक्ट लगाते हैं, -I इफेक्ट लगाते हैं। बट अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, तो ये वहां पे अपना +M वाला नेचर शो करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हेलोजन लगा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और आपको बताना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्थो पैरा किसी पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये +M इफेक्ट दिखाएगा जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर की बात आएगी। बट अगर मान लो आपको रिएक्टिविटी रेट कंपेयर करना है तो इन दैट केस तुम्हें हैलोजेंस का क्या कंसीडर करना पड़ेगा, -I इफेक्ट कंसीडर करना, ठीक है। और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वो कौन से होते हैं, मोस्टली आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो -M और -I इफेक्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल को दिख रहा है भैया अब मैं कहाँ जाऊं, ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं इतनी, तो वो कहाँ पे जाता है, फिर मेटा पोजीशन पे जाता है। क्या मैंने तुम्हें ऑर्थो पैरा मेटा वाली पोजीशन बता दी थी ना, यस मैम। ये ऑर्थो होती Yes, है, ma'am. ये पैरा मेटा होती है और ये तुम्हारी पैरा होती है, ठीक है। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तुम्हारे नोट्स में, हाइड्रोकार्बन वाले नोट्स में भी तुम्हारे लिखे हुए हैं। अगर किसी ने नहीं लिखे हुए तो लिखना है ये, क्योंकि इसके बिना आप लोग नहीं मतलब कर पाओगे, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक में यूज होंगे, तभी मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। ऑर्थो पैरा हर किसी को पता होना चाहिए भाई कि अगर मैंने बेंजीन रिंग पे CH3 लगा दिया तो वो क्या करेगा, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, राइट। अगर मैंने मान लो क्लोरीन लगा दिया तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, अगर मैंने OH लगा दिया, अगर मैंने NH2 लगा दिया तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? देखो Yes, तुम्हारे लिए मैंने लिस्ट भी लगा दी। और बताओ और क्या लोगे अब तुम, जल्दी से इस फटाफट से रिवाइज करते हैं इसको। देखो अगर तुम्हारा इनमें से कोई सब्सिट्यूएंट लगा, O नेगेटिव, NH2, NHR, OH, NR2, ये बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा किस पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ठीक है। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं मेरा बेटा इनके, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगी, इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जा रहा है, ठीक है। इन सबके केस में क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. आपको Yes, ma'am. को इनका ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट द ऑर्डर, ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, इसके अलावा OR हो गया, NHCOR हो गया, OCOR हो गया, ये भी क्या करते हैं, ये भी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग होते हैं, बट इनसे कम होते हैं। क्यों? इधर देखो, रीजन हालांकि हर चैप्टर में आएगा दोबारा दोबारा, बट अभी यहाँ सुन लो एक बार। यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन रिंग में तो इलेक्ट्रोडेंसिटी दे भी रहा है, साथ में इधर भी जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे 100% इलेक्ट्रोडेंसिटी भैया बेंजीन रिंग में जा रही है, यहाँ पे 50% अगर यहाँ जा रही है तो 50% यहाँ जाएगा। तो ऊपर वाला ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नीचे वाला ऊपर वाला है, इसलिए यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्गली ना लिख के क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गली लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? देख, यस मैम। यस मैम। ठीक, इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। अब ये देखो, एल्काइल वाला ग्रुप हो गया आपका, ये हो गया एल्कीन वाला हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम सॉरी बेंजीन रिंग पे काम करते हैं। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब अगर ये भी बेंजीन रिंग के ऊपर लगे मिल जाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसमें से ज्यादा आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये देखो हेलोजेंस आपके क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन फिर भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देख रहे हो क्या, देख रहे हो? इसके अलावा NOCH2X ये आपके इतने काम के नहीं है, आप सिर्फ हेलोजन का याद रखेंगे, जो आपके काम का है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसाइल फ्लोराइड, साइनाइड, सल्फोनिक ग्रुप। अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो भयंकर स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग हो जाएंगे, जैसे NR3+, SR2+, CF3, फ्लोरीन भयंकर वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 भी बहुत स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है। तो आपको स्ट्रॉन्गली, वेरी स्ट्रॉन्गली में कोई कंपैरिजन करके नहीं देने वाला है पेपर में, मतलब पूछ रहा है आपसे, बस आपको ये पता होना चाहिए मैम ये डीएक्टिवेटिंग है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे पहुंचेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रही हूँ। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, दैट्स इट। आपसे वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि बताओ भाई CF3 को पहले लगाएं, SO3H को पहले लगाएं। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना पता हो, थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हो कि NO2 CHO से ज्यादा हो सकता है, वो तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे प्रोसीड करते रहोगे आपको समझ में आती जाएंगी चीजें। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये टेबल को कहीं पे ये जो समरी चार्ट है इसका फोटो ले लेना, जहां करना कर लेना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरा बेटा मैं बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा, मान लो एक लगा दूं CH3 और एक लगा दूं OH, अब क्या होगा मैम? अब तो फंस गए आप लोग। देखो पहला पॉइंट पढ़ लो एक बार, अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल का जो डिसीजन है कि वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन लेगा? प्रधानमंत्री जो होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो डोमिनेंट फैक्टर होगा एक्टिवेटिंग। अगर मान लो दोनों ही ग्रुप, मान लो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड मैंने बोला दोनों ही एक्टिवेटिंग होंगे, तो कौन से वाला डिसाइड करेगा? जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? अगर दोनों ही डीएक्टिवेटर हैं तो जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है कर रहा है ग्रुप को वो डिसाइड करेगा। बट ये वाला बहुत ज्यादा नीट में नहीं काम में आता, पहला और तीसरा वाला नीट में आता है। ठीक है, अगर मान लो 2 ग्रुप आपस में एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है तो वहां पे बहुत ही कम सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो 1% हो रहा है, देख रहे हो? शायद मैंने कभी किसी जमाने में आपको बताया था कि एडजेसेंट पोजीशन पे 3 ग्रुप नहीं आते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 62% हो रहा है। वाई 62%? क्योंकि देखो इधर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, देखो इधर देख रहे हो, सॉरी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है और ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, तो किसको ज्यादा तवज्जो मिल रही है? क्लोरीन को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, देखो। यस मैम। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो आपको मान लो तुम्हारे लगा हुआ है CH3 और OH लगा हुआ है, तो कौन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? OH डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। ठीक है, तो OH के पास 2 जगह, या तो वो ऑर्थो पे लाएगा या वो पैरा पे लाएगा। तो जो पैरा पे आएगा वो आपका मेजर वाला बनेगा। अभी आगे हम करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अगर एक से ज्यादा ग्रुप होगा तो कौन डिसाइड करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके लगेगा। फिर से सुनो,
अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं तो मोर एक्टिवेटिंग वाला डिसाइड करेगा, अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों लगा है तो एक्टिवेटिंग विल डिसाइड। ठीक है, अगर डीएक्टिवेटिंग लगा है तो जो ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है, जैसे मान लो NO2 और CHO है, तो कौन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? NO2 डिसाइड करेगा। ये वाले क्वेश्चन ना पूरी ऑर्गेनिक में आएंगे आपके। अभी मैंने यहाँ पे क्यों दे दिया, ताकि आपके नोट्स में रहे, आप बार बार ये ना कहो मैम ये कहाँ पढ़ा था, मैम प्लीज बता दो प्लीज बता दो। तो अब मैंने बता दिया है, ये आपके नोट्स में ही रहना चाहिए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में दोबारा ना बताना पड़े। ठीक है जी, चलो मैम। हेडिंग डालिए क्लोरीनेशन। पहली रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है क्लोरीनेशन। आप सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने वाला है, मतलब जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। ठीक है, तो बेटा अगर आप चाह रहे हो कि मैम क्लोरीनेशन करा दो, आप सिंपल Cl2 ले लो और रिएक्शन करा दो, तो ऐसा ना हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, प्लीज ध्यान से देखेंगे आप सारे, अगर आप चाहते हो कि मैम क्लोरीन आके लगे तो आपको इसके साथ कोई लुइस एसिड भी डालना पड़ेगा। इसमें जो जनरली लुइस एसिड यूज करते हैं आपके बुक्स में वो होता है एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 ये ज्यादा यूज करते हैं, कहीं पे AlCl3 भी यूज करते हैं, बट वो एल्काइलेशन में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी आपने आंखें बंद करो, जितनी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन होंगी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर तुम्हें इस चीज का मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो भैया तुम लोग हो जाओगे धन्य। नहीं पता तो कबाड़ा। अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये सब 11th में पढ़ चुके हो, मैं फिर भी बता दे रही हूँ एक बार। FeCl3 क्या है मेरा बेटा? FeCl3 इज योर लुइस एसिड। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ये मालूम होना चाहिए। तो होगा क्या, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। अब क्या होगा, Cl इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, Cl, और FeCl4 नेगेटिव बाहर चला जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा, यही Cl क्या कर देगा, बेंजीन रिंग पे आके लग जाएगा। अब मुझे बताओ Cl कैसा ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपैरा। वेरी गुड। तो यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज योर Cl+, एक बार वो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे भी आ जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है दोनों में से मेजर कौन होगा, ज्यादा अमाउंट में कौन मिलेगा। भैया यहाँ पे ना बड़े बड़े ग्रुप पास पास में है तो ये माइनर होगा, और यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप दूर है तो ये क्या होगा, चेतना मेजर। मेजर। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे F के पास नहीं, आयरन Fe के पास FeCl3 मेरा बेटा, ठीक है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे AlCl3 में Al के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, BF3 में है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो उनकी वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है ना ये। चलो उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पे मैं करा रही हूँ क्लोरीनेशन। नहीं मेरा बेटा, आयरन Fe, ठीक है, फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब तुम मुझे बताओ CH3 क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपैरा। यहाँ पे लिख लो, ऑर्थोपैरा। रिवाइज होता रहेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, आपको पता है ना कैसे आएगा, क्योंकि मैं मैकेनिज्म पहले ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ये टॉपिक मैं करवाने ही नहीं वाली थी, ये टॉपिक मैं नहीं करवा रही थी क्योंकि ये ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं ध्यान दिया हो।
ये वही है, अगर किसी ने 11th में पढ़ रखा है उसको ये लग रहा होगा मैम ये तो ऑलरेडी हम आपने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये माइनर होगा और ये वाला मेजर होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो, नीट में आया था। और अगर फिर भी आपको इनके मैकेनिज्म देखने, लाइक मैं आगे नाइट्रेशन सल्फोनेशन भी कराऊंगी, तो वो आप 11th के आपको मिल जाएगा। 11th में ना आप सबके पास मटेरियल शेयर्ड है ना, वहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से 2 वीडियोस हैं, सिर्फ 2 ही हैं। आप वो देख लेना अगर आपको मैकेनिज्म भी देखना है। वैसे मैंने बता दिया है, बट फिर भी अगर आपको सबके देखने हैं ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे पास है नहीं देखने के लिए, हमारे पास है, तुम्हारे पास मतलब। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ भाई, पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ इनके सारे बच्चे। बेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ, नाइट्रोबेंजीन भैया जी बनाओ। ये नाइट्रोबेंजीन से बच के रहना, खतरनाक है बहुत। टोल्विन बनाओ। कौन बताएगा? हेनरीज। शगुन आप बताइए बेटा, सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या? एक्सप्लेन कर दिया करो बेटा। एक्सप्लेन नहीं करोगे वरना पता नहीं लगेगा। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड कैसे? एक्सप्लेन करो मुझे, कोई करो। चेतना तुम करना। मैम थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्योंकि लास्ट वाला टॉलिन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो प्लस आई लगाएगा, फिर बेंजीन आएगा और उसके बाद क्लोरीन आएगा, प्लस एन और माइनस आई लगाता है, और उसके बाद NO2 आएगा, माइनस एन माइनस आई। माइनस एम माइनस आई, ठीक है। ओके देखो इधर क्लोरीन में, लेकिन हम जब हम रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन करते हैं चेतना, सिर्फ वहां पे हम हेलोजेंस का माइनस आई कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका फोर्थ वाला ही ज्यादा होगा, बिकॉज ये प्लस एच और प्लस आई लगा रहा है, जो कि इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि रेट को बढ़ाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद बेंजीन रिंग है अपनी फर्स्ट वाली। उसके बाद ये सिर्फ माइनस आई लगा रहा है, तो आपका क्लोरोबेंजीन सेकेंड आ जाएगा, जबकि NO2 माइनस एम और माइनस आई दोनों लगाता है। माइनस एम ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। अब मैंने आपको बता भी दिया है शायद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आपका कौन सा, ये थर्ड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, एक्सप्लेन करा करो बेटा, रिज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मैंने वैसे लिखवा भी दिया ना। अच्छा, आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase the rate of electrophilic substitution reaction and electron withdrawing group decrease the rate of electrophilic substitution reaction। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ना उसमें बेंजीन रिंग पे, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आ पाएगा। अगर आप कोई ऐसा ग्रुप ले लोगे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो भैया कहाँ से आएगा इलेक्ट्रोफाइल? ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
क्या लग रहा है पीयूष? हुस्नवाज, हुस्नवाज नहीं आया ना आज। उन्नति, मुस्कान, क्या लग रहा है बेटा बताइए? मैम थर्ड लग रहा है। बताओ मेरे को, फर्स्ट वाला ज्यादा होगा क्या? मैम फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। फर्स्ट वाला लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, डिफरेंस है दोनों बातों में। फर्स्ट ऑप्शन लग रही है। फर्स्ट ऑप्शन। और बताओ। ये तो डीएक्टिवेटिंग है, माइनस आई कंसिडर करोगे? थर्ड को तो पीछे फेंको भाई। नहीं, NH2 क्या है? NH2 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या? मैम वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। हाँ, फिर फोर्थ आएगा ना सबसे पहले। ये थोड़ा आइडिया रखो, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा बेंजीनिंग पे। तो फोर्थ वाला सबसे पहले, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। ये भी तो आपका वो लगा रहा है ना मेरे बेटा, हाइपर कंजुकेशन और प्लस आई से। ये प्लस एम लगा रहा है, प्लस आई, ये भी प्लस एम लगा रहा है, नॉट प्लस आई, माइनस आई दिखाता है, बट प्लस एम वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन वाला ज्यादा क्यों दिखा रहा है? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अरे NH2 है भाई, ध्यान से देखो, सारे जूम कर लो, नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस यस मैम। पक्का? चलो, अब उसके बाद है नाइट्रेशन। मैंने क्लोरीनेशन आप लोगों को ऑलरेडी करा दी है, एक टेस्ट लेना था छोटा सा, वो ले लिया। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होता है? मान लो मैं क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ मेरा बेटा, नाइट्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं मेरा बेटा? कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। मैंने क्या बोला? जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बता रहे हो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसमें इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल मालूम होना चाहिए। अब इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? HNO3 और H2SO4 में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो H2SO4 होता है, तो ये क्या करेगा? H+ देगा, ठीक है। और HNO3 को आप कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो क्या? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही H+ निकलेगा तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस H+ को ले लेगा। आपसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए HNO3 यहाँ पे क्या कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह, और ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब H2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2 पॉजिटिव। बोलो हाँ के ना? बोलो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था ना, सॉरी मैंने लगाया नहीं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि 4 बॉन्ड बना दिए ना। अब जैसे ये निकलेगा इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, बट देयर इज सॉरी स्टिल ऑन नाइट्रोजन पॉजिटिव है ना, तो NO2+ क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर हुआ कैसे आया? H2SO4 H+ देगा, HNO3 जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इट एक्सेप्ट H+, वाटर को बाहर निकाल देगा ये, बिकॉज चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो आपका NO2+ होगा। दिस इज योर नाइट्रोनियम। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रोनियम आयन। तो यानी कि अब मुझे बताओ क्लोरीन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे आ जाएगा और एक बार किस पे आ जाएगा मेरा बेटा? पैरा पे आ जाएगा। पैरा वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। बोलो हाँ के ना? यस यस मैम। यस मैम। क्लियर है? बोलिए। बढ़िया चल रहा है अभी तक काम? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ये सब 11th में फिर बोल रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो टाइम निकाल। अभी एक काम कर सकते हो तुम, जो हिमाचल वाले बच्चों का तो शायद नहीं है पेपर, तो उस टाइम जो तुम्हें 10 दिन का टाइम मिलेगा ना, तो तुम वहां पे ये कवर कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? 2 ही लेक्चर है, 1.5x की स्पीड पे भी देखोगे ना, एक दिन में ही निपट जाएगा काम, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगना, मैं ऑलरेडी समझाते हुए चल रही हूँ, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होता है मेरा बेटा? इसमें भी मैं क्लोरो, मैम आप क्लोरोबेंजीन क्यों ले रहे हो? कुछ और क्यों नहीं ले रहे हो? आप ले लो, कुछ और ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं मेरा बेटा?
इसमें हम लेते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ा सा हीट कर देते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है मेरा बेटा वो होता है आपका SO3। किस कई कई बुक्स में SO3H भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या फिर मेटा पैरा पे आ जाएगा। बोलो पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है जी, बोलिए। मैम इसमें हीटिंग जरूरी है ना? हाँ हीटिंग दे दो, और वैसे भी जो सल्फोनेशन वाली रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके 11th में आप पढ़ सकते हो। ये वाली जो रिएक्शन होती है स्लो वो होती है, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, ठीक है। और जो आप आयोडिनेशन करवाते हो वो आपकी वो भी स्लो एंड रिवर्सिबल होती है। बट अभी के लिए तुम्हें कुछ नहीं जानना, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, क्लोरिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, है ना, ब्रोमिनेशन। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है मेरा बेटा, यहाँ पे कहाँ गया, तुम यहाँ पे अगर मान लो Br2 ले लोगे तो वो Br आके लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा रखा है ना, लग रहा होगा 11th में मैम पढ़ा है हमने। यस मैम। जैसे अगर मैं मान लो इसमें क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, मैम आप यही क्यों ले रहे हो, वो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम हेलोएल्केन और हेलोरीन पढ़ रहे हैं। जब मैं अल्कोहल फिनोल कराऊंगी तो वहां पे OH आ जाएगा क्लोरीन की जगह, गेटिंग माय पॉइंट। जब मैं एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर कराऊंगी तो वहां पे एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। जब मैं अमीन्स चैप्टर कराऊंगी तो वहां पे कुछ NH2 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ आपको। अच्छा इसमें क्या होता है मेरा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कोई एल्काइलेटिंग एजेंट लेना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जनरली इसमें आपको AlCl3 मिल जाएगा, FeCl3 मिल जाएगा, ZnCl2 भी मिलता है, वो भी लुईस एसिड होता है। तो अब होता क्या है मेरा बेटा, सेम यहाँ पे भी वही होगा। आपको पता है एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव, इसने एक्सेप्ट किए नेगेटिव, हाँ या ना, समझ में आई ये वाली चीज। यस। अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट इज योर CH3+। क्या मैम हमेशा यही लोगे क्या, CH3Cl, कुछ और नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, तुम CH3CH2Cl ले लो, है ना, तुम प्रोपाइल फ्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भैया इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा रीअरेंजमेंट कभी भी, गेटिंग माय पॉइंट। हालांकि इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, बट अगर कुछ आ गया तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगी, क्लियर है। तो यानी कि अब जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है कौन है, वो मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो किस पे आएगा वो, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या तो पैरा पे आएगा, है ना। मतलब दोनों ही बनेंगे, ऑर्थो वाला भी बनेगा, पैरा वाला बनेगा, बट ज्यादा कौन सा बनेगा मेरा बेटा, पैरा वाला। बताओ, मुश्किल लग रहा है तो मुझे रोक दो, मैं फिर से समझा दूंगी। आगे कंफर्म कीजिए, गिव मी थम्स अप और रेज योर हैंड अगर समझ में आ गया तो। आ गया मैम समझ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम से सोच लो। आधे से ज्यादा बच्चे तो लॉग इन करके छोड़ गए, है ना। हैंड रेस करो जिसको समझ में आ गया, जल्दी फास्ट। ओके 10 बच्चे गायब हैं, या तो समझ नहीं आया या गायब हैं, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो 11th में आप लोगों को ये चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं, ताकि 11th में फटाफट निपट जाए। अब 11th में ना यही वाला टॉपिक मैंने शायद बहुत ज्यादा टाइम में समझाया हुआ, क्योंकि उसमें फिर मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है ये भी बताई हुई है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि काम की नहीं आपकी, तो मैं यहाँ पे मैं खर्च उतना मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने
3 घंटे में वो करवाया था आपको 11th में एरोमेटिक, तो यहाँ पे मैं 3 घंटे स्पेंड करने का कोई सेंस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि फिर वही बात है, चैप्टर लंबा खींच जाएगा। तो आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे असाइनमेंट के, या मैं आपको यहाँ पे क्लास में करवाऊंगी या टेस्ट में भी आएगा, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। क्योंकि फिर आप वहां पे ये नहीं बोल पाएंगे मैम ये तो 11th का टॉपिक है, 12th में कैसे दे दिया। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, एराइल हैलाइड्स पढ़ रहे हो ना, तो एराइल हैलाइड्स की जितनी भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़नी होंगी फिर। ठीक है, अच्छा, तो बस ये ध्यान रखना, जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो आपकी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। और अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो हमारा दिमाग कहाँ दौड़ना चाहिए, रीअरेंजमेंट की तरफ जाना चाहिए। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, रीअरेंजमेंट वहां करानी है जहाँ होगी। जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे देखो तुम्हारे पास ये है मेरा बेटा, ठीक है, तुमने इसमें AlCl3 डाला, तुमने कार्बोकेटाइन बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है, कौन बताएगा, हो सकती है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, होगी मैम। शिफ्ट मारो मैम, पहले ये प्रोपाइल था, अब ये आइसो प्रोपाइल बन गया, अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक मारेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अभी तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, बट धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते हुए चल, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपको ये पता चल रहा है एल्काइलेशन मतलब कोई एल्काइलेटिंग एजेंट लेना था, असाइलेशन मतलब कोई असाइलेटिंग एजेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ मेरा बेटा, सिंपल CH3COCl ले लो, एसाइल क्लोराइड ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। बोलो क्या कहते हो? अब यहाँ पे भी क्या होगा, वही सेम चीज होगी, CH3COCl एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन? बेचारे के पास कुछ नहीं है, ठन गोपाल है, कौन आएगा इसके पास? क्लोरीन भैया जी आएंगे। तो CH3CO ये पूरा निकाल जाएगा, AlCl4 निकल जाएगा नेगेटिव, और ये आ जाएगा ये। अब ये जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। इसको तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है मेरा बेटा, हाँ या ना? यानी कि जो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं असाइलम आयन। क्या बोलते हैं? जो बना है असाइलम आयन, ठीक है। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट। यही एडवांटेज भी है, यही एडवांटेज भी है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करानी होती, वहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है। वहां पे आपका एल्काइलेशन में पॉली एल्काइलेशन भी पॉसिबल है, जब आप लोग डिटेल लेक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेटर होती है एल्काइलेशन से। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा मेरा बेटा, कौन आएगा? COCH3 आएगा, है ना। इसी पे तो अटैक करेगा ना बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे, नहीं तो और क्या मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा। ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। हो गया कि क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया या क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेल डन। एक बार रिवाइज करना है, बताओ करवा दूं? आ जाओ। यस मैम। आओ जल्दी आओ। मैंने आपको स्टार्ट कहाँ से कराया था? मैंने स्टार्ट कराया था बेसिकली कि आज हम पढ़ रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को रिप्लेस करेगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। यानी कि जितने भी आप रिएक्शंस करोगे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है। अगर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म था, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता था, ठीक है, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन बनता है, जिसको आप व्हीलन इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, जो रेट डिपेंड करता है, वो करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे।
और आप सबको जीओसी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे भी सेम फंडा लग रहा है, ठीक है। ये तो बहुत बार कर लिया आपने, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, ठीक है, ये आपके नोट्स के लिए हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है ना, उसका इफेक्ट कैसा है, क्या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, क्या वो डीएक्टिवेटिंग है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सबसे ये होते हैं हेलोजेंस वाले होते हैं जो कि दोगले होते हैं, ठीक है, और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे NO2 हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, COR हो गया, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे उठा के रखते हैं, मेटा पोजीशन। ऐसा नहीं है कि इनके एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनके एक्सप्लेनेशन है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 11, ठीक है। बाकी मैंने बता भी दिया था, अगर आपका मान लो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल को जहां दिखेगा कि मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं तो वहीं भागूंगा ना, ठीक है। और जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग लाइक NO2 CHO होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा वाले पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम हो गई, तो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है भैया ऑर्थो पैरा पे तो कुछ होने का नहीं मेरा, तो मैं मेटा पे चला जाता हूँ, ठीक है। एंड ये लिस्ट थी आप लोगों की। क्लोरीनेशन में आपका Cl+ हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमिनेशन करा रहे तो वहां पे Br+ हो जाएगा, नाइट्रेशन करा रहे तो वहां पे NO2+ हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। सल्फोनेशन करा रहे तो वहां पे SO3 हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, एसाइलेशन करा रहे तो वहां पे एसाइलामाइन बनेगा। क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करो चलो। Yes, ma'am. यस ध्यान से सोचना, दिमाग लगा के, टेक योर टाइम। आराम से सोचो, पहले तो डिसाइड करो कि रिएक्शन कौन सी हो रही है। यहाँ पे आप ना एक काम करो, Cl लिख लो, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। यही आते हैं क्वेश्चन नीट में। आपसे ये थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मतलब एग्जामिनर ने बहुत सिंपल पेपर बनाना चाह रहा है वो। इट डज, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है नाइट्रेशन में, आया हुआ है, बट चांसेस आर वेरी रेयर कि वो उस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आएगा। बताओ जी क्या कहते हो, प्रिंस क्या कहते हो बेटा। मैम सेकंड सेकंड आएगा, यही वाला बना लिया, यही कार्बोकेटाइन बना ले लिया तुमने। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। मैंने कहा था कार्बोकेटाइन बनते ही सोचना है। ये देखो, अगर तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो, क्या नाम है प्रिंस, तो यू हैव टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन ना, दिस इज योर प्राइमरी वाला। यहाँ पे कितना, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, 9 है, तो यही अटैक करेगा ना मेरा बेटा बेंजीन पे, क्योंकि OMe ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, इसमें ऑर्थो वाला बना रखा है, पैरा भी बना रखा है, लेकिन पूछ क्या रखा है, क्लियर क्या, बताओ भाई। Yes, हो गया? yes. यस मैम। ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, डोंट वरी, अभी तो ये पहली चीज की है तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा और भी दिए हैं क्या मैंने क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला कीजिए।
एक असाइनमेंट दूंगी आज, बहुत ही छोटा सा दूंगी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे 10 से 12 क्वेश्चन बस। और कोई भी बच्चा जाएगा नहीं क्लास से, क्योंकि डाउट्स बताने हैं मैंने, 3 डाउट हैं, तो वो सारे बच्चे बैठेंगे, ऐसा नहीं भाग जाओगे। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, मैं भी हिंट दे देती हूँ, हो सकता है पता भी हो कुछ बच्चों को। दिस इज योर बेटा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इसमें नेम आ गया, एसिटोफिनोन, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, फिनाइल एसीटेट। क्या आ रहा है बच्चों? फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट तो ऑप्शन। बेंजीन पे COCH3, इसको हम बोलते हैं, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर भी सिखा देती हूँ। दिस इज एसिटोफिनोन, ठीक है। आंसर इज करेक्ट। अब देखो फिनाइल एसीटेट क्या होता है, आप सबने सुना है बेटा, सोडियम एसीटेट सुना है सबने? यस मैम। यस मैम। सोडियम एसीटेट आप कैसे बनाते हो? सोडियम एसीटेट आप ऐसे बनाते हो, बोलते सोडियम पहले हो लेकिन लिखते बाद में हो। ये नोटिस किया है किसी ने? यस मैम। यस मैम। है ना, एसीटेट होता है CH3CO नेगेटिव, सोडियम बोला मैंने पहले है बट लिखते आप बाद में हो। तो फिनाइल एसीटेट मतलब क्या हो गया? CH3COOPH, दिस इज फिनाइल एसीटेट, ठीक है। सो फर्स्ट इसका वैसे ऑप्शन होगा, बाकी नहीं, गलत है। ये करना, ये मैंने हालांकि तुम्हें बताया नहीं, बट मैं देखना चाहती हूँ तुम समझ पा रहे हो या नहीं। शाबाश बच्चों, करो करो, ट्राई करो। वेरी गुड नाजो, तनिष्का, चेतना, दक्ष, पीयूष, मुस्कान। वेरी गुड। अभिषेक बताओ बेटा। मैम थर्ड। वेरी गुड। एक्सप्लेन भी करना एक बार। देख लो क्लैपिंग हो रही है तुम्हारे लिए, बताओ मेरे को। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन ले लेती हूँ तो वो कह रहे हैं कि वो फिडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा अभिषेक? यस मैम। क्यों नहीं जाएगा बेटा? आंसर इज करेक्ट बट एक्सप्लेन कर दो। डिम्पल, आप बताओ, है क्या क्लास में डिम्पल? महक आप बताइए। नाजो, अरे बोलो ना, तुम लोग क्लैपिंग कर रहे थे और खुद ही नहीं बोल रहे। कोई बोल दो, चलो जल्दी बोलो। मैम NO2 जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। देखो आप क्या कर रहे हो, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल का टैग ही तो करा रहे हो ना सब में, मतलब सॉरी,
इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाके अटैक कर रहा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोडेंसिटी अटैक कर रही है। तो अगर तुम कोई ऐसा ग्रुप लगा दोगे जो इलेक्ट्रोडेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो NO2 क्या कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेरा बेटा, वो क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, तो डज नॉट अंडरगो। क्लियर है? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। फिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। अरे एक सेकेंड, थर्ड। ठीक है, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, मैं वो आज नहीं करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। ठीक है, तो बस लगा लो 2 दिन का और चैप्टर है, मतलब अपनी 2 ही क्लासेस और भी हैं इस वीक में, तो हाँ खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद बेटा मैं अल्कोहल फिनोल नहीं कराऊंगी आपको, आप मुझे मिलोगे फिर 6 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को अपनी क्लासेस रिज्यूम होगी, तो वहां पे मैं आप लोगों को वो करवाऊंगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, पहले मैं अल्कोहल फिनोल नहीं कराऊंगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस आपकी पूरी ऑर्गेनिक में, मतलब 11th से लेकर 12th में है ना, 6 चैप्टर में जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस है वो मैं 2 दिन में खत्म कराऊंगी। यस, RMGX। जितना नाम छोटा है ना ये, उतना ही इसका बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक में। हाँ चेतना, मैम एक्स्ट्रा क्लास के लिए कही थी ना आपने 22 को, संडे को। नहीं Yes, तुम्हारी नहीं ma'am. होगी, तो क्योंकि तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, वो दूसरे बैच की लगेगी, ओके क्योंकि मैम। तुम्हारा एक लेक्चर पीछे जा रहा है। मुझे लग रहा था तुम लोगों का नहीं होगा, बट हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, अब जल्दी से वो डाउट्स ले लो जो आप लोगों के थे। ठीक है, समझ में आ गया Yes, जितना भी ma'am. आज मैंने Yes. कराया है? ठीक है, Yes, तो अगर ma'am. तुम लोगों को टाइम मिलता है तो देख लेना 11th का हाइड्रोकार्बन वाला, अगर अभी नहीं मिलता है तो 10 दिन की जो